हेलो बच्चों। तो आज भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पहेली है, ठीक है? जवाब दीजिए उसका कमेंट बॉक्स में। आज का पहेली थोड़ा आसान है कल के कंपैरिजन में। कल का जवाब अभी तक नहीं आया है, देखते हैं कौन देता है, कब देता है। सोचते रहिए और लगे रहिए पढ़ाई में, अपने को अपना काम करते रहना है, ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, मज़ेदार चैप्टर है। देखते हैं, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ क्या होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है ये। तो पहली चीज़ कोई भी पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा साइड्स हो और वो बंद फिगर हो। तो कोई भी पॉलीगॉन होता है उसको आप बहुत सारे ट्रायंगल के फॉर्म में तोड़ सकते हो। ट्रायंगुलर फॉर्म में रीजन में उसे अलग अलग किया जा सकता है ना? जैसे कि अगर मान लो कि एक ऐसा पॉलीगॉन होता, ऐसा कुछ होता, तो क्यों कैसा भी पॉलीगॉन हो उसे आप एक ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल के फॉर्म में तोड़ सकते हो। यहाँ पे इसे कैसे तोड़ेंगे देखो, वो और भी मैं जो लिख रहा हूँ उसके अलावा और भी तरीका हो सकता है। ये ऐसे ड्रॉ कर दें तो देखो क्या क्या ट्रायंगल हो गए। अगर ये ए बी सी डी ई एफ है तो ए बी सी डी ई एफ जो एक ट्रायंगुलर एक पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन का हम लोग आराम से क्या बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 डिफरेंट ट्रायंगल्स के फॉर्म में हम लोगों ने उसे काट दिया। ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ, ए सी डी दूसरा ट्रायंगल हुआ, ए डी एक तीसरा ट्रायंगल हुआ, ए डी ई और ए ई एफ एक चौथा ट्रायंगल हुआ, ठीक है? तो अब उस पूरे पॉलीगॉन का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं इन ट्रायंगल्स के एरियाज को ऐड करके। उस पूरे पॉलीगॉन का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं उस पूरे ट्रायंगल के एरिया को, उन सारे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके। तो इसीलिए अगर हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सीख जाए तो दुनिया में किसी भी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड किया जा सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि एरिया से रिलेटेड कुछ एक्सियम्स होते हैं। अब आपको एक्सियम्स वर्ड याद होगा कि एक्सियम क्या होता है, याद है? एक्सियम क्या होता है? जो कि एक तथ्य है, मतलब कि जिसको कोई प्रूव नहीं कर सकता है, बस अपने को पता है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला जो मतलब एक एक्सियम बताता हूँ जो आपको याद रखना है, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। अब ये एक्सियम ये कहता है कि इफ R1 एंड R2 बी टू रीजन्स such that R1 is congruent to R2, then area of R1 is equals to area of R2। मतलब कोई भी रीजन है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल हो या कुछ हो, अगर दो रीजन कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी बराबर होगा। वो दोनों ट्रायंगल भी हो सकते हैं, वो दोनों क्वाड्रिलैटरल भी हो सकते हैं, वो दोनों कुछ भी हो सकता है। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है? उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपको याद रखना है कि दो कॉन्ग्रुएंट पोर्शन का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा एक्सियम ये कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी किसी तो वीडियो में आपको बताया है, रेक्टेंगुलर एरिया एक्सियम। अब ये कहता है, क्या कहता है सुनो, ये कहता है कि अगर एक रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग बेस इन लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोलते हैं। और ये एक एक्सियम है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। अगर नहीं बताया तो अभी आप सुन लो कि कोई भी रेक्टेंगल अगर ए बी सी डी है, मान लो ऐसे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इस ए बी सी डी का एरिया आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि ए बी इंटू ए डी होता है। तो अभी ये जान लो कि ये एक एक्सियम होता है, कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता है। इसी का यूज़ करके हम लोग बाकी सारे एरियाज़ को डिफाइन करेंगे। इसी का यूज़ करके हम लोग एक पैरेललोग्राम का एरिया लाएंगे, फिर उसका यूज़ करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया लाएंगे। बट ये एरिया हम लोगों को किसने बताया था? यूक्लिड ने बताया था, और यही एक सच्चाई है, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए मीटर्स
and AD equals to B meter, then area of ABCD, ABCD क्या है एक, अगर रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ ABCD इज AB स्क्वायर मीटर। ये मैंने आपको एक्सियम बता दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो और उसके बाद ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलना है। और अगर कोई आपको बोले कि मैं इस तरह से चलो प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कि एरिया रेक्टेंगल का ये होता है, तो आपको सीधे बोलना है कि नहीं सर, इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो जो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रूव हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और एक्सियम यूज़ कर देख लेते हैं हम लोग। तीसरा एक्सियम होता है एरिया एडिशन, एरिया एडिशन एक्सियम, एरिया को ऐड करने का एक्सियम, जो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है कि दो रीजन अगर मिल के एक तीसरा रीजन बन रहा है ना, तो उन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो वो तीसरे एरिया के बराबर होगा। तो इसको अगर अपने को लैंग्वेज में लिखना है, सो इफ R1 एंड R2 आर टू पॉलीगॉन या पॉलीगोनल रीजन whose areas are वही areas are area of R1 and area of R2, ठीक है। then a region R which is equals to R1 union R2, मतलब ये हुआ कि R1 और R2 को मिलाने से R बन रहा है। देन एरिया ऑफ, ये मैंने थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना जान लो कि अगर एक कोई पॉलीगॉन है उससे मतलब दो अलग अलग पार्ट में अगर बांट दिया तो इन दोनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे तो ABCD का एरिया आ जाएगा। अब सिंपल लैंग्वेज में यही समझ सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी उस चीज़ को रहने दो, ठीक है, आप इस चीज़ को लिख लो। मेन यहाँ पे ये वाला पार्ट था कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर का पहला पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आप देखो, सबसे पहले बेस क्या होता है, मतलब एरिया उससे रिलेटेड से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं, बिल्कुल बेसिक से बता दूं कि बेस क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला मैं आपको टर्म सिखाता हूँ, एक बेस क्या होता है। तो बेस होता है कोई भी साइड एक पैरेललोग्राम में। तो बेस किसी को भी बोला जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बेस हमेशा यही हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये बेस बिल्कुल हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि हर बार आप बेस चेंज करोगे तो आपको हाइट भी चेंज करना पड़ेगा या एल्टीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड और हाइट सेम ही बात होती है। तो बेस में क्या लिख सकता हूँ, बेस के बारे में लिख सकता हूँ कि एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड इट्स बेस, है ना। कोई भी साइड को बेस बोला जा सकता है। दूसरा एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है देखो, तो एल्टीट्यूड का आपको डेफिनेशन चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूं कि द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्या बोला मैंने, एक ऐसे लाइन सेगमेंट का लेंथ जो कि बेस के परपेंडिकुलर हो, फ्रॉम द अपोजिट साइड, फ्रॉम द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो ये कैसे मैं लिखाऊंगा, जैसे कि अगर मान लो इसे बेस एज्यूम किया है, दिस इज द बेस, तो ऊपर यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही इसकी हाइट हो जाएगी। अगर इसे बेस एज्यूम किया है, ये वाले को बेस एज्यूम किया है, तो हाइट देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो देखो कैसा परपेंडिकुलर दिखेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा। या हो सकता है कि यहाँ से ड्रॉ करते तो कुछ ऐसा हो जाता परपेंडिकुलर। अब इसे अगर बेस एज्यूम सॉरी इसे अगर बेस एज्यूम किया है तो परपेंडिकुलर ये वाला ही हो जाएगा, या फिर दूसरा भी ले सकते हो, बहुत सारे परपेंडिकुलर लिए जा सकते हैं, तो समझ रहे हैं ना आप। और अगर इसे बेस ले लिया तो भी यही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तो दोनों पे ही परपेंडिकुलर था,
समझ रहे हैं आप परपेंडिकुलर क्या होते हैं? तो परपेंडिकुलर भी एक से ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बेस आपने किसे एज्यूम किया है, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं, उसी को हाइट भी बोलते हैं। तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट which is perpendicular to the base from the opposite side is called altitude। क्या बोलते हैं उसे? altitude। अब वर्ड भी सीखो आप, और height of the parallelogram। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरम्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वो थ्योरम क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं। एक पहला थ्योरम कहता है कि अ डायगोनल of a parallelogram divides it into two triangles। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने का ट्राई करता हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। तो अगर आप कितने भी बेस आपका वीक है, आप आराम से समझ सकते हो। तो एक डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो उसे दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। वैसे मैं चाहता हूं कि मैं ये थ्योरम प्रूव ना करूं, बस मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये आसान है। आप आराम से इस चीज़ को प्रूव कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे प्रूव करेंगे। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को प्रूव करना है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक डायगोनल ले लेता हूँ, ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी। ए डी बी का एरिया सी डी बी के एरिया के बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। बहुत लोग तो समझ भी गए होंगे कैसे करना है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, बताओ क्या ए बी सी डी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या ए डी बी सी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या बी डी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो मैंने जल्दी में इसे प्रूव कर दिया। देन ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। यहाँ पे शायद थोड़ा सा मैंने सी बी डी लिख दिया, सी डी बी लिखना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? तो बाय एस 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 क्या लिखूंगा मैं? बाय एस 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 दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब ऊपर मैंने आपको एक एक्सियम बताया था। क्या एक्सियम बताया था? कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान सी बात है, आप आराम से इस थ्योरम को लिख सकते हो। दूसरा थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। थ्योरम दूसरा थ्योरम कहता है कि पैरेललोग्राम ग्राम्स ऑफ या ऑन ऑन द सेम बेस एंड between the same parallels are equal in area। एरिया में वो इक्वल होता है। अगर कितने भी पैरेललोग्राम ले लो, अगर बेस सेम है और वो दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होने वाला है। मेरा बोलने का मीनिंग क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि दो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच एक बेस के साथ, बेस मान लो मैं इसे एज्यूम करता हूँ कि ये एक बेस है। ठीक है, ए बी एक बेस है। तो ए बी बेस के साथ जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे सबका एरिया इक्वल होगा। अब मैं अलग अलग पैरेललोग्राम बनाता हूँ। तो बेस ए बी के साथ एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, ये इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू इसके, मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया येलो वाला,
है ना, इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू, ग्रीन वाला अगर मैं बनाऊँ तो एक रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही तो है, तो ग्रीन वाले का एरिया विल बी इक्वल्स टू रेड वाले का एरिया, समझ रहे हो ना। तो ये सब का एरिया इक्वल होने वाला है अगर बेस क्या है, सेम है। देखो ग्रीन वाले पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स टू रेड वाले पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स टू ब्लू वाले पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल्स टू येलो वाले पैरेललोग्राम का एरिया, इन सब का एरिया इक्वल। अब देखो ध्यान से, ग्रीन एक पैरेललोग्राम है, रेड एक पैरेललोग्राम है, येलो एक पैरेललोग्राम है और ब्लू एक पैरेललोग्राम है, तो इन सब का एरिया इक्वल होगा। और ये एक आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इस पे बेस्ड होते हैं, और आप अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करोगे तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो मैं ये आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऐसा दो ही हम लोग पैरेललोग्राम लेते हैं जो सेम बेस के साथ है, और उन दोनों का एरिया हम लोग सेम करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी, ये एक बेस लेता हूँ ए बी, उसके साथ एक पैरेललोग्राम लेता हूँ, एक मिनट, ये और ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ले लिया, फिर बी ए बी ई एफ, दूसरा कलर भी कर देते हैं ऐसे, अच्छा रहेगा, है ना। एक मिनट, उससे मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ग्रीन, ठीक है। तो ए बी सी डी और ए बी, इसका क्या नाम दूँ, ई एफ, ए बी सी डी और ए बी ई एफ का एरिया इक्वल होगा। अपने को ये प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं, देख मैं बताता हूँ कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ क्या गिवन है, गिवन है, जो गिवन है सिर्फ वो लिखेंगे, टू पैरेललोग्राम, सिर्फ इतना ही गिवन है, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ ऑन दी सेम बेस। देखो सेम बेस होना ज़रूरी है, बेस अलग हो गया तो उसका एरिया भी अलग हो जाएगा। बेस ए बी एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स ए बी एंड एफ सी, है कि नहीं। ए बी एंड एफ सी जो दो पैरेलल लाइंस का नाम दे दिया मैंने, उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच दो अलग अलग पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी और ए बी ई एफ। तो प्रूव क्या करना है बताओ, प्रूव करना है अपने को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये अपने को प्रूव करना है, ओके। तो प्रूफ, अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल, अब मैं पहले एक वर्बली आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं लिख के बता दूंगा, ये एक साथ ही हम लोग करते रहेंगे, देखते हैं कैसे करना है। एक ट्रायंगल अब मुझे दिख रहा है ए डी एफ ट्रायंगल और बी सी ई ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो क्या ए डी बराबर बी सी है, क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था। क्या ए एफ बराबर बी ई है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि वो दोनों भी एक क्या था, पैरेललोग्राम का हिस्सा था। और साथ में एंगल डी ए एफ, कौन सा एंगल, डी ए एफ इक्वल्स टू एंगल सी बी ई होगा क्या। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसे कैसे होगा सर, आपके मन में सवाल आ सकता है ऐसे कैसे होगा सर। तो मैं आपको बताता हूं कि आप बताओ ए डी और, ध्यान से देखना, ए डी और ए एफ के बीच जो एंगल बनेगा वही इक्वल होगा बी सी और ई एफ के बीच जो बनेगा, उसको हम लोग बहुत सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए एफ इज पैरेलल टू बी ई एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, है कि नहीं, तो वो दोनों एंगल इक्वल होने वाला है। वैसे ही ये एंगल इक्वल हो गया, और ये एंगल, दूसरा कलर ले लेता हूँ,
ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो अब दो एंगल इक्वल हो गया तो भाई ये बोलने में क्या दिक्कत है कि तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। या आपको नहीं मन कर रहा है, नहीं सर मैं नहीं मानूंगा, तो ये कोई बात नहीं, आप मत मानो। ए एस से भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि नहीं। आपको जो कॉन्सेप्ट पसंद आए वो कॉन्सेप्ट रख लो, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो थर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि थर्ड क्या होगा 180 माइनस उन दोनों एंगल्स का सम। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके आगे की कहानी मैं आगे लिखूंगा, पहले मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BCE क्या क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC और क्या है AF इज इक्वल्स टू BE और क्या है, मैं ऐसे एक बार में लिख दूं क्या, आपको समझ जाना, D एंगल D AF इज इक्वल्स टू एंगल CBE। अगर आपको ब्रैकेट में लिखना ही है तो मैं लिखूंगा ऐसे ब्रैकेट में एंगल AFD इज इक्वल्स टू एंगल BEC। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल BCE। देखो ये सब लिखना ज़रूरी होता है ताकि आपको मार्क्स जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये सब आप लिखो। ये भी क्यों, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दो एंगल्स इक्वल है, हेंस एंगल DAF और अच्छे से, कितने अच्छे से लिख सकता हूँ मैं, चलो लिख के दिखाई देता हूँ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल AFD प्लस एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल BEC प्लस एंगल BCE, है ना। दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड किया है फिर 180 से सब्ट्रैक्ट भी कर दो, 180 माइनस AFD प्लस एंगल ADF। पता नहीं मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बट अब स्टार्ट कर दिया है तो मैं ख़त्म कर देता हूँ कि अगर कोई भूल चूक से किसी को समझ में नहीं आया हो तो उसको भी समझ में आ जाएगा। अरे यार, है ना, इतना लिख सकता हूँ। तो यही तो, ये किसके इक्वल है, DAF के इक्वल है, और ये पूरा किसके इक्वल है, CBE के इक्वल है। चलो ठीक है, लिख दिया, ये खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब बाय SAS में क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, है ना। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। Therefore, area of triangle ADF is equals to area of triangle BCE, है ना। अब देखो ध्यान से, अभी ये डायग्राम को मैं नीचे ले आता हूँ वही पुराने समय की तरह। ये तो ले आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बताओ क्या होगा। ABCD को ध्यान से देखो तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ABED, एरिया ऑफ ABED प्लस एरिया ऑफ BCE, ट्रायंगल BCE। देखो ध्यान से लिख सकता हूँ, ABCD बराबर क्या लिख सकता हूँ, ABED प्लस BCE। समझ में आ गया होगा। देखो तो अलग से दिखाऊं क्या, देखो ये ब्लू वाले के साथ, ये ब्लू वाला जो क्वाड्रिलैटरल है इसके साथ अगर मैं BCE ट्रायंगल का एरिया ऐड करूँ, ये BCE रेड वाला कर देता हूँ, अलग अलग कलरफुल पूरा बना दिया, तो ब्लू और रेड मिलके देखो ABCD दिख रहा है, बिल्कुल दूर से ही अब आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये लिख सकता हूँ। उसी प्रकार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एरिया ऑफ वापस से ABED प्लस एरिया ऑफ ADF, ट्रायंगल ADF, है ना। वापस से ब्लू के साथ अगर मैं येलो कलर ऐड कर दूं, ये वाला ऐड कर दूं ब्लू के साथ, अब येलो, तो देखो ब्लू के साथ येलो ऐड करो तो ABEF आता है, ब्लू के साथ रेड ऐड करो तो ABCD आता है कि नहीं। मतलब कि ABCD का एरिया
क्या हो गया, ए बी ई एफ के इक्वल हो गया, क्योंकि येलो और रेड का एरिया तो पहले ही हम लोगों ने अभी जस्ट इक्वल प्रूव किया है ना, है कि नहीं, जस्ट इक्वल प्रूव किया है। आ गया समझ में? तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आया समझ में? तो मैं अब ये वाली बात आप पूरा कंठस्थ कर लो कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच जितने भी पैरेललोग्राम्स होंगे सेम बेस के साथ, उन सब का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। उन सब का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल ही रहने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा सा थ्योरम था, अब आप इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये थ्योरम्स को खुद से प्रूव करो, बात मानो मेरा, इन थ्योरम्स को खुद से प्रूव करो और प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब आज का पजल, आज का होमवर्क यही है कि आपको इसका नोट्स अच्छे से बनाना है और इसका प्रैक्टिस 2-3 बार करना है इन थ्योरम का, जो मैंने आपको बताया है। अगले दिन मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कराऊंगा। तो आज का पजल बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा पजल है आज का। सुनो ध्यान से, दो हवाई जहाज है ना, दो जो हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज ए है, दूसरा हवाई जहाज बी है। हवाई जहाज ए जो है वो दिल्ली से निकलता है 600 किलोमीटर, ये दिल्ली है एक सिटी और ये मुंबई है एक सिटी, है ना। तो यहाँ से हवाई जहाज ए निकलता है, यहाँ से हवाई जहाज बी निकलता है, दोनों प्लेन निकलता है। ए 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है और बी 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से निकलता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है और सेम टाइम में निकलता है। अब आपको बताना है कि जब वो मिलेंगे तो कौन सा जहाज दिल्ली के ज़्यादा करीब होगा, जहाज ए या जहाज बी, ठीक है। यही आज का पजल है कि ए से 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जहाज निकलता है, मतलब प्लेन निकलता है, एरोप्लेन निकलता है, और मुंबई से 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक दूसरा प्लेन निकलता है। आप ये सब थ्योरी मत लगाना कि सर दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस इतना है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। आप इमेजिन कर लो, इमेजिनरी चीज़ें हैं ये सब, क्योंकि इतना स्पीड बहुत कम जहाज का होता है, ऐसे से निकलता है। तो अब आपको बताना है कि जब दोनों जहाज मिलेंगे तो दिल्ली के करीब कौन सा प्लेन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं और देखते हैं और हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसी तरह पढ़ते रहिए, बाय बाय।